फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पिता और आप है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मीडिया फॉर फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन की सीरीज में हम कुछ वीडियोस देख रहे हैं। तो फर्मेंटेशन में कौन कौन से मीडिया यूज होते हैं और किस तरह से उनको बनाया जाता है या किस तरह से उसको सिलेक्ट किया जाता है वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। फर्मेंटेशन मीडिया में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होते हैं जो कि एसेंशियल है ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ करवाने में, और उससे मेटाबोलाइट्स, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो हमने पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल फेज के बाद जब स्टेशनरी फेज में जाता है तो माइक्रोबियल सेल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करता है। उस मेटाबोलाइट को प्रोडक्शन के लिए हमको उसको सबसे पहले खाना देना होगा। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खाना है वही हम मीडिया बोलते हैं या उसी को हम मीडिया बोलते हैं। तो फर्मेंटेशन मीडिया एक न्यूट्रिएंट सोर्स है जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जरूरत पड़ते हैं अपने ग्रोथ के लिए, और साथ ही साथ जब वो अपना मेटाबोलाइट्स बनाएंगे उसके प्रोडक्शन के लिए। अब ये जो कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन क्या क्या चीज को डिफाइन करता है या क्या क्या चीज को कंट्रोल करता है। पहला कंट्रोल करता है माइक्रोबियल ग्रोथ। दूसरा है प्रोडक्ट का यील्ड, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट सेट किया है वो प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्या टाइम ड्यूरेशन होगा फर्मेंटेशन का, और उसका ओवरऑल इकोनॉमिक्स कितना उस पर खर्चा आएगा। ये सारा चीज फर्मेंटेशन मीडिया के बारे में हम इस वीडियोस में पढ़ेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत फास्ट स्पीड में करवाना, जो प्रोडक्ट बनना है वो मैक्सिमम बने, सेल जो है वो वायबल रहे और उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो, साथ ही साथ बहुत इजीली ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग उससे हो सके। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फर्मेंटेशन मीडियम। इसमें हम अगर बात करें तो सबसे पहले आता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मीडिया से मिलना चाहिए। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको, जो न्यूट्रिएंट उसके लिए चाहिए या उसके ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारा चीज इसके पास में अच्छे से होना चाहिए। ये खर्चा कम होना चाहिए और ये रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं कि हमने फर्स्ट टाइम जब सेट किया तो वो सैंपल मिल रहा था और अगले बार जब सेट करने गए तो वो सबस्ट्रेट का सैंपल नहीं मिला। तो इस तरह से फर्मेंटेशन नहीं हो पाएगा। तो आपको वो सैंपल जो आप सबस्ट्रेट के हिसाब से ले रहे हो वो आपको लाइफ लॉन्ग या हर बार मिलना चाहिए जब भी आप उसको सेटअप करो, और उसका खर्चा भी कम होना चाहिए। अगर खर्चा कम होगा तो ही आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। इसी सबस्ट्रेट से जो मीडिया है आपका उससे प्रोडक्ट ज्यादा बनना चाहिए, तो हाई प्रोडक्ट यील्ड होना चाहिए और इसमें मिनिमम टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स बनने चाहिए। बहुत इजीली स्टेरलाइज्ड हो जाना चाहिए या करने में बहुत इजी हो। जैसे आप नॉर्मली आप न्यूट्रिएंट अगार मीडिया बनाते हो पोटैटो टेक्सट्रोक्स, तो ऑटोमेटिकली आप उसको ऑटोक्लेव में डालते हो और वो स्टेरलाइज हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो हम फर्मेंटेशन मीडिया यूज करें वो भी इजीली स्टेरलाइजेबल होना चाहिए, और इसका जो कंपोजिशन है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। देखिए ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर ले और उसके बाद इन पॉइंट्स को याद कर ले। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको याद होना चाहिए कि आइडियल फर्मेंटेशन मीडिया की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे सबस्ट्रेट है जिसको हम इन कैटेगरीज में डाल सकते हैं ताकि उसको एज अ सबस्ट्रेट हम यूज करें। देखिए मैंने कहा कि उसका कंसिस्टेंट कंपोजिशन होना चाहिए। तो कंसिस्टेंट कंपोजिशन मतलब आपको पता होना चाहिए उसमें नाइट्रोजन कितना, कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना, अमीनो एसिड्स है तो कितना अमीनो एसिड्स। तो ये जितने बार आप सेट करो उतने बार ही आपको सेम मिले, तब वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए भी सूटेबल होना चाहिए, और प्रोडक्ट रिकवरी में ये मीडिया कहीं पे भी बीच में इंटरफेयर न करे तो वो सबसे बेस्ट होगा। तो ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं 8 पॉइंट्स, इसको आपको अच्छे से याद करना है, तब आप बोल सकते हो कि ये आइडियल मीडिया है फर्मेंटेशन के लिए।
अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फर्मेंटेशन मीडिया। फर्मेंटेशन मीडिया में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? पहला है कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, विटामिन, बफरिंग एजेंट्स, एंटी फोमिंग एजेंट्स, मिनरल सॉल्ट्स, वाटर, प्रिकर्सर्स और ऑक्सीजन, अगर वो एरोबिक फर्मेंटेशन है तो। अगर एनारोबिक है तो ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स आपके फर्मेंटेशन मीडिया में होने चाहिए। अब आते हैं सबसे पहला कार्बन सोर्स। कार्बन सोर्स आपके मीडिया में क्यों चाहिए? क्योंकि ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये आपके कार्बन स्केलेटन जो सेल ग्रोथ के लिए जरूरत है, मेटाबोलाइट सिंथेसिस के लिए जरूरत है, ये सारे जगह पे कार्बन सप्लीमेंट देगा। इसीलिए हमको मीडिया में कार्बन सोर्सेस डालने होते हैं। जो कॉमन कार्बन सोर्सेस है वो है ग्लूकोज, मोलासेस, ग्लिसरॉल, सुक्रोज, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल्स, लैक्टोज, कॉर्न सिरप और इथेनॉल। अगर हम इंडस्ट्रियल एग्जांपल देखें तो मोलासेस जो है वो बेस्ट कार्बन सोर्स है। इथेनॉल, सिट्रिक एसिड और ईस्ट प्रोडक्शन के लिए। मोलासेस होता क्या है? जब हम गन्ने का जूस निकाल लेते हैं या गन्ने का रस निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो छिलका बच जाता है उसको बोला जाता है मोलासेस। तो उसको अगर यूज कर रहे हो तो आप समझ रहे हो कि ये जो है बहुत ही सस्ता सबस्ट्रेट होगा, तो वहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट में कम हो जाएगा आपका रेट। कार्बन सोर्स के बाद बढ़ते हैं नाइट्रोजन सोर्सेस में। नाइट्रोजन सोर्सेस क्या होता है? इसमें आता है प्रोटीन, या इसकी जरूरत पड़ती है प्रोटीन सिंथेसिस में, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में, एंजाइम्स में और एमिनो एसिड सिंथेसिस में। तो ये चारों चीज का मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम सोर्सेस की बात करें तो आता है पेप्टोन, सोयाबीन मील, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कॉर्नस्ट्रिप लिक्वर और माल्ट एक्सट्रैक्ट। तो ये सब में नाइट्रोजन का सोर्स है। इनऑर्गेनिक जो केमिकल बेस्ड नाइट्रोजन सोर्सेस है उसके एग्जांपल है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड और यूरिया। नेक्स्ट है हमारा मिनरल सॉल्ट्स। मिनरल सॉल्ट क्यों जरूरत पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स को कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ती है और वो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं, इसीलिए जरूरत पड़ती है मिनरल सॉल्ट्स की। तो मिनरल सॉल्ट्स में एग्जांपल्स देखिए, फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम सॉल्ट्स। और ट्रेस एलिमेंट लगता है जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, कोबाल्ट। अब इसमें कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, ये सारे केमिकल्स हैं जो कि हम या जिसको हम यूज करते हैं फॉर मिनरल सॉल्ट्स या मिनरल कोफैक्टर्स के हिसाब से, या ऑस्मोटिक बैलेंस को, ऑस्मोटिक लेवल को बैलेंस करने के लिए ये मिनरल सॉल्ट्स हम यूज करते हैं। ये सारे केमिकल बेस्ड है, मतलब इसका कंपोजिशन आपको जितना चाहिए आप उतना एग्जैक्टली डाल सकते हो। अगर ये नेचुरल सोर्सेस से आते, सपोज मैंने कहा कि पालक में आयरन होता है, तो हम अगर आयरन की जगह पालक का जूस या पालक एक्सट्रैक्ट डालते तो हो सकता है आयरन मिले, पर कितना आयरन चाहिए और उस पालक के एक्सट्रैक्ट में कितना आयरन है ये आप कंफर्म नहीं कर पाते। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे मिनरल सॉल्ट्स जो है वो एज अ केमिकल ही यूज करते हैं, या केमिकल्स ही यूज होता है एज अ मिनरल सोर्स। नेक्स्ट आते हैं ग्रोथ फैक्टर्स एंड विटामिन। कौन से ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स और विटामिन है जिसको हम यूज कर सकते हैं? कॉमन ग्रोथ फैक्टर्स में आता है, अच्छा पहले समझ लेते हैं कि क्यों जरूरत है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने एसेंशियल विटामिन को सिंथेसाइज नहीं कर पाता और उसको हमको मीडिया में सप्लीमेंट करना होता है ताकि वो ग्रोथ अच्छे से कर पाए और उसके पास विटामिन की डेफिशिएंसी ना हो। जैसे हम घर में खाना खाते हैं तो हमारे मेन फूड जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं। पर कार्बोहाइड्रेट के लिए हम चावल खा लिए और दाल ले लिए, प्रोटीन के लिए और फैट के लिए हम ऑयल यूज कर लिए या घी यूज कर ले, तो हमारा डाइट फुलफिल नहीं होता है। हमको सब्जियां भी खानी होती है जिससे हमको विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं।
तो वो सारे उस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्स्ट्रा में ग्रोथ फैक्टर्स और विटामिन की जरूरत पड़ती है। कॉमन ग्रोथ फैक्टर्स जो है वो है बायोटिन, राइबोफ्लाविन, पेंटाथेनिक एसिड्स, थायनामाइड, नियासिन, विटामिन बी 12। सोर्सेस की अगर बात करें तो ईस्ट एक्सट्रैक्ट, माल्ट एक्सट्रैक्ट और कॉन्स्ट्रिप लिक्विड में ग्रोथ फैक्टर्स और विटामिन होते हैं। ईस्ट एक्सट्रैक्ट और माल्ट एक्सट्रैक्ट जो है ये केमिकल्स बेस्ड है, तो इसमें आप एग्जैक्टली यूज कर सकते हो, पर कॉन्स्ट्रिप लिक्विड जो है वो एग्जैक्टली केमिकल बेस्ड नहीं है, तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाइड अमाउंट ऑफ ग्रोथ फैक्टर यूज नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं बफरिंग एजेंट। बफरिंग एजेंट की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि जब मीडिया में प्रोसेस होगा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो पीएच बदल सकता है, और अगर पीएच बदल जाए तो ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने में प्रॉब्लम होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो बफरिंग एजेंट जो है वो हमारा जरूरत है, क्योंकि हमको पीएच को मेंटेन करना पड़ता है। तो कॉमन बफर्स जो यूज होता है वो है फॉस्फेट बफर, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। इन तीनों से हमारा बफरिंग का काम हो जाता है कि पीएच के फ्लक्चुएशन को रोकता है, एंजाइम की एक्टिविटीज को मेंटेन करता है ताकि उसको प्रॉपर पीएच मिले और अपने सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट कर पाए, और इसी कारण इसका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो बहुत स्मूथली होता है। नेक्स्ट आते हैं प्रिकर्सर्स और इंड्यूसर्स। तो प्रिकर्सर्स क्या है? वो मॉलिक्यूल्स जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनने में हेल्प करेगा। जैसे अगर हमको पेनिसिलिन जी का प्रोडक्शन करना है तो हमको स्टार्टिंग में फिनाइल एसिटिक एसिड देना होगा। अगर आपने फिनाइल एसिटिक एसिड दिया तो ही पेनिसिलिन जी बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। इंड्यूसर की अगर हम बात करें तो ये स्टिमुलेट करता है एंजाइम प्रोडक्शन को, एंजाइम प्रोडक्शन के रेट को बढ़ाता है। जैसे कि लैक्टोज अगर दोगे तो बीटा गैलेक्टोसिडेज का प्रोडक्शन बढ़ता है, सेलुलोज अगर दोगे तो सेलुलेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो प्रिकर्सर्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसको अगर आप नहीं दिए तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रिकर्सर्स का वर्ड मीनिंग अगर हम बोले तो उसका मतलब है कि जहां से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग मटेरियल आपको देना ही होगा। इंड्यूसर का काम है कि जो रिएक्शन हो रहा है उसको स्टार्ट करवाना। वो नहीं है तो स्टार्ट नहीं होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है, पर हाँ वो अगर रहेगा तो बहुत अच्छे से वो रिएक्शन स्टार्ट होगा, इसीलिए हम उसको इंड्यूसर बोलते हैं। फिर आते हैं एंटी फोमिंग एजेंट। एंटी फोमिंग एजेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कंटामिनेशन रिस्क को कम कर देता है। जैसे आप अगर बाल्टी में साबुन लेके घोल रहे हो तो साबुन के झाग बाल्टी के ऊपर आ जाता है। अब सपोज ये कंटेनर है और ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है, तो ये झाग आके ढक्कन में लगेगा, ढक्कन के ऊपर आपके सारे सेंसर्स लगे होंगे या वहां से सेंसर्स का इनलेट होगा, तो सारे फोम जाके वहां पे टच हो जाएगा। तो टच होने से वहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, कंटामिनेशन का रेट बढ़ सकता है। तो इसी को ओवरकम करने के लिए एंटी फोमिंग रिएजेंट या फिर फोम ब्रेकर्स का यूज किया जाता है फर्मेंटेशन टैंक के अंदर। तो कुछ एंटी फोमिंग रिएजेंट के एग्जांपल्स देखिए, जैसे सिलिकॉन ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, प्रोपिलिन ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। ये एंटी फोमिंग है जो फोम नहीं बनने देंगे। नेक्स्ट आते हैं इसका फंक्शंस। ये एक्सेसिव फोम को रिड्यूस करते हैं, एरिएशन को इम्प्रूव करते हैं और ओवरफ्लो को रोक देते हैं। इतने सारे कंपोजिशन के बाद अब हम पहुंचते हैं टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन मीडिया। मीडिया कितने तरह का आप बना सकते हो? 4 तरह का बेसिकली बनता है। पहला है डिफाइंड मीडिया या सिंथेटिक मीडिया, जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स केमिकल बेस्ड होंगे। एग्जैक्टली केमिकल कंपोजिशन आप उठाओगे, आपको नाइट्रोजन कितना, फास्फोरस कितना, कार्बन कितना, ये सारा चीज आपके पास शीट होना चाहिए, इतना इतना ग्राम चाहिए, उतना उतना ग्राम वे करो और बना दो। दैट इज सिंथेटिक मीडिया। कॉम्प्लेक्स अनडिफाइंड मीडिया, जिसका कंपोजिशन हमको नहीं पता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स अनडिफाइंड मीडिया। नेचुरल मीडियम वो होते हैं जहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने मोलासिस पे ही पूरा मीडिया बना दिया तो वो नेचुरल मीडिया हो जाएगा। सेमी सिंथेटिक मीडिया यहाँ पे कुछ डिफाइंड और कुछ कॉम्प्लेक्स मिलके बनाते हैं, वो होता है सेमी सिंथेटिक मीडिया। तो ये बेसिक 4 तरह के मीडिया होते हैं।
डिफाइंड सिंथेटिक मीडिया का कैरेक्टरिस्टिक भी ये प्योरली केमिकल बेस्ड मीडिया होता है, इसका एग्जैक्ट कंपोजिशन हमको पता होता है और ये बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर सकता है, ये कंसिस्टेंट रिजल्ट देगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत अच्छी होंगी इसमें, और ये रिसर्च और मतलब पायलट स्केल स्टडी के लिए ये बेस्ट है। जब आपको रिएक्शन सेट करके बैलेंस करके पहले स्टेबलाइज करना है या ऑप्टिमाइज करना है तो आप इस मीडिया पे करके देख सकते हो। डिसएडवांटेज ये है क्योंकि ये केमिकल बेस्ड है तो इसीलिए ये एक्सपेंसिव है और इसमें बायोमास ज्यादा नहीं मिलता। एग्जांपल है मिनिमल सॉल्ट मीडिया और M9 मीडियम। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स मीडियम में, जहां पे हम नेचुरल प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसका कंपोजिशन हमको एग्जैक्टली नहीं पता है, जैसे पेप्टोन, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, बीफ एक्सट्रैक्ट, मोलासेस, कॉर्न स्ट्रिप लिक्विड, इन सब का कंपोजिशन नहीं पता है। एडवांटेजेस क्या कि ये रैपिड ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, प्रोडक्शन यील्ड को बढ़ाते हैं और ये इकोनॉमिकल होता है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो ये बैच टू बैच वेरी करेगा, पहली बार ईस्ट एक्सट्रैक्ट निकाला अलग होगा, दूसरी बार निकालोगे तो फिर से अलग होगा, और इसको स्टैंडर्डाइज करना प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि हर बैच में आपको इसको अलग से स्टैंडर्डाइज करना होगा। नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक मीडिया से नेचुरल मीडिया जो एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनता है, जैसे मोलासेस है, वे है, फ्रूट जूसेस है, स्टार्च हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलाइसेट है, जैसे वेजिटेबल पील्स है, उन सबको अगर आप यूज करते हो तो वो नेचुरल मीडिया है। और अगर सेमी सिंथेटिक की बात करें तो उसमें डिफाइंड केमिकल्स और नेचुरल इंग्रेडिएंट दोनों होते हैं, जैसे ग्लूकोज लिया ये केमिकल है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट जो दिया वो नेचुरल है और मिनरल सॉल्ट्स वो केमिकल है। तो इस तरह से ये दोनों कॉम्पोजिशन में मिलता है नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक मीडिया। अब आते हैं कि हम कौन सा मीडिया सिलेक्ट करेंगे। हमने पहले देखा कि कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए, फिर देखा कि मीडिया कितने तरह का होता है। अब हम बात करते हैं क्या क्राइटेरिया होगा कि कौन सा मीडिया लेना है। पहला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप। दूसरा, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कैसा है, कैसा है मतलब सेल के अंदर बनेगा, सेल के बाहर बनेगा। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना जा रहा है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, अगर वो केमिकल बेस्ड है तो अवेलेबल तो होगा, पर नेचुरल सोर्सेस है तो अवेलेबल जितने दिन हमको चाहिए उतने दिन अवेलेबल है या नहीं वो आपको देखना पड़ेगा। इजीली स्टेरलाइज हो पाता है कि नहीं वो देखोगे। प्रोडक्ट रिकवर होता है कि नहीं देखना है। ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कितना है, कितने हाई स्केल तक ये फर्मेंटेशन पे जा सकता है, और इसमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होता है। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ फर्मेंटेशन मीडिया। अगर हमको इथेनॉल प्रोडक्शन करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट या सैक्रोमाइसिस सर्वेसी यूज करते हैं। इसके मेजर कंपोनेंट्स है मोलासेस और ईस्ट एक्सट्रैक्ट। अगर आपको पेनिसिलिन बनाना है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए आपको पेनिसिलियम क्राइजोजीनम, और इसमें जो मीडिया कंपोजिशन में आपको लगेगा वो है लैक्टोज कॉन्स्टर लिक्विड। प्रोडक्ट में लगेगा अगर सिट्रिक एसिड तो फिर आपको यूज करना है एस्परजिलस नाइगर। सबस्ट्रेट लोगे मोलासेस या सुक्रोज। स्टेप्टोमाइसिन के प्रोडक्शन के लिए लोगे स्टेप्टोमाइसिस गायरेस। कंपोनेंट लगेगा सोयाबीन मील और ग्लूकोज। लैक्टिक एसिड के लिए लैक्टोबैसिलस स्पीशीज, और इसके लिए लगता है ग्लूकोज या फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट। तो ये प्रोडक्ट है जिसमें हम कौन सा सबस्ट्रेट यूज करेंगे और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे उसको सिर्फ दर्शा रहा है। ये टेबल आप अपने आंसर्स में जरूर लिखिए। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मीडियम परफॉर्मेंस। मीडिया के परफॉर्मेंस पे कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। पहला आता है कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो, आप कितना कार्बन सोर्स दे रहे हो और कितना नाइट्रोजन सोर्स दे रहे हो, ये काफी हेल्प करता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन और बायोमास प्रोडक्शन में। फिर आते हैं पीएच, टेम्परेचर, एरिएशन, एजिटेशन, वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी कैसा है, स्टेरिलिटी है या नहीं, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन कितना है, और ट्रेस एलिमेंट अवेलेबिलिटी है या नहीं। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो आपके परफॉर्मेंसेस को बढ़ा सकते हैं। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो अगर आपने सही मीडिया उसको दिया है तो माइक्रोबियल ग्रोथ अच्छा होगा, प्रोडक्ट का यील्ड ज्यादा होगा,
फर्मेंटेशन टाइम कम हो जाएगा, प्रोडक्शन का कॉस्ट कम हो जाएगा, प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ने लगेगा और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का स्टेप्स रिड्यूस हो जाएगा या सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो इसके कारण आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव होगा। तो अगर इसको फाइनली हम समराइज करें तो फर्मेंटेशन मीडिया एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है माइक्रोबियल ग्रोथ और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। ये मेजर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें आता है कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, मिनरल्स, विटामिन, बफर्स, प्रिकर्सर और एंटी फोमिंग एजेंट। और मीडिया की कंपोजिशन की बात करें तो उसको हम डिफाइन, कॉम्प्लेक्स, नेचुरल और सेमी सिंथेटिक इन चारों में डिवाइड कर पाते हैं। अगर आपने प्रॉपर मीडिया सिलेक्ट किया है तो वो आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और आपके खर्चे को कम कर देगा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की कॉस्ट को भी रिड्यूस कर देगा। तो ये था मीडिया, कौन कौन से मीडिया आप यूज करते हो। आगे हम पढ़ेंगे कि एयर जो यूज हो रहा है या मीडिया जो यूज हो रहा है उसको हम कैसे स्टेरलाइज करेंगे फर्मेंटर में डालने से पहले या फर्मेंटर में डालते वक्त। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।